आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला अब भी जारी है। कई सवालों के बीच कि आखिर यह सिलसिला कब थमेगा। एक और जान जो है उसे गंवानी पड़ी है। गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल के अहाते में आज इंसानियत का कत्ल हुआ। स्कूल में तैनात रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया। अगरचे स्कूल अमले ने इस हमले के बाद जल्द ही अस्पताल में दाखिल किया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठी। इस वाक़े से पूरे इलाके में गम और मातम और खौफ का माहौल है। रजनी की मौत से स्कूल स्टाफ और तलबा गमजदा हैं। कई जगहों पर अब इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। महलूका रजनी साकिना सांबा 5 बरस से इस स्कूल में तैनात थी। बताया जा रहा है कि आज उनका तबादला अमल में लाया जा रहा था और इसे अपनी पसंद की जगह पर तैनात किया जाना था, लेकिन ट्रांसफर से कबल ही मिलिटेंटों ने रजनी को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालिया दीगर वाकयात और ये वाकया कई सवाल खड़े करते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ऐसा कब तक? आखिर उन दावों की हकीकत क्या है जिसमें यह कहा जाता है कि हालात यहां बहुत पुरसुकून हैं और मिलिटेंसी अब आखिरी मरहले में है या दम तोड़ रही है। सिर्फ मई महीने में एक के बाद एक ऐसे कई वाकयात आए हैं जिसने वादी कश्मीर के कई घरों में मातम का माहौल पैदा कर दिया है। आज इस घर में मातम, कल किसी और घर में चीखो पुकार। सवाल इसी बात को लेकर है कि दावों में और हकीकत में इतना वाज़ेह फर्क आखिर क्यों है? दावे हकीकत बनते नजर क्यों नहीं आ रहे? मिलिटेंट मारे भी जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो लगातार अपने नापाक इरादों में कामयाब हो रहे हैं? जिन्होंने अमरीन का कत्ल किया, जिन्होंने राहुल का कत्ल किया, जिन्होंने अब रजनी को कत्ल किया, ऐसे कई वाकयात हैं। आज इस अहम मौजू पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अश्विनी कुमार चुरुंको, जो सीनियर बीजेपी लीडर भी है और कश्मीर पंडित लीडर भी हैं। आपका हम इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ हैं वरिंदर सिंह सोनू, तर्जमान हैं पीडीपी के, और समीर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। समीर, जहां तक मुझे अंदाजा है समीर, आप इस वक्त शायद सांबा में हैं, रजनी के घर के आसपास। अहम सवाल यहां पर ही है कि आखिर ये सब कुछ क्यों होता जा रहा है और क्यों जो मिलिटेंट्स हैं या ऐसे अनासिर वो अपने नापाक इरादों में लगातार, क्या उन्हें ये कामयाबी मिल रही है? तो क्यों मिल रही है? हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले समीर आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, लोग इस वाक़े के बाद अब क्या सवाल उठा रहे हैं? आपको याद होगा हमने इससे कबल, मुझे लगता है शायद 26 को हमने एक प्रोग्राम किया था, तब भी यही सवाल उठाया गया था जब हम अमरीन को लेकर बातचीत कर रहे थे कि आखिर यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा। आज इस घर में मातम है तो अगला घर, अगला नंबर किस घर का है? कहां अगला मातम होने वाला है? ये तमाम सवालों के बीच भी ये लगातार ये जो वाकयात है, ये नापाक हरकतें हैं, लगातार क्यों होती जा रही? समीर, आपके पास मैं आ रहा हूं। विशाल, आपने सही कहा। गम और गुस्सा हर जगह होता है जहाँ पे ये किलिंग्स होती है। हमने देखा, मैं पिछले 2-3 साल से लगातार हमने देखा, अजय भारती थे, उनका कत्ल जब हुआ था, सरपंच थे, राकेश पंडिता, उसके बाद दीपक चंद, राहुल भट्ट जो अभी अभी यहाँ पे, और अब आज यहाँ पे ये जो किलिंग हुई है, तो जाहिर तो है रजनी बाला की किलिंग आज हुई है। पूरे सांबा में नहीं, बिल्कुल पूरे जम्मू कश्मीर में गम और गुस्से की है। जितने भी अमन पसंद लोग हैं जो हमेशा कत्ल, जो हिंसा है, कत्ल जो तशद्दुद है, जिसकी मजम्मत करते हैं, वो सभी लोग आज स्तंभ हैं, बहुत ही नाराज हैं, गुस्से में हैं, गम में हैं। और हमने यहाँ देखा, आज सुबह जब हम यहाँ पे आए थे तो पूरी फैमिली जो है वो सदमे में थी, और जब शाम को जो बॉडी आई उनकी, रजनी बाला की, तो यहाँ पूरा मातम बीत गया। पूरा यहाँ पे जो न सिर्फ यहाँ उनके घर में बल्कि आसपास पूरे सांबा में और पूरे, हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह मैंने कहा ये जो आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, ये और लोग हैं, और क्या इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल ये देना चाहते हैं? इन्हें क्या लगता है कि हालात में किस तरह की तब्दीली चाहिए? क्या कुछ हो कि ऐसे वाक़यात रुनुमा ना हो? जी, मेरे साथ इस वक्त हैं जो फादर इन लॉ हैं रजनी बाला के,
रामलाल जी हैं, वो यहाँ पे यहाँ फादर इन लॉ है उनके, उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आज का जो वह आपकी जो डॉटर इन लॉ नहीं रही, क्या कहेंगे इस पर, किस तरह से लेते हैं? क्या कहना है, बहुत दुख है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। 15 साल लोगों को, बच्चों को बढ़ाकर बाद में गोलियां खाई बदौलत गवर्नमेंट की। 15 साल तक, 14 साल तक ट्रांसफ़र नहीं कर सके। इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। अब बच्ची रह गई एक, उसकी बेचारी कैसे पालेंगे, क्या करना है उसका, क्या सोचा, क्या करेगी गवर्नमेंट? करती कुछ नहीं गवर्नमेंट के साथ। ना कोई प्रोटेक्शन है उनको, ना कोई स्कूल में कोई, कम से कम स्कूल में 1-2 पुलिस वाला ही लगा दो, गेट पार ही लगा दो, थोड़ा बहुत पता चलता रहे। ऐसी मनमानी कर रहे हैं, वो सब कुछ मरवा रहे हैं लोगों को। नहीं तो हम तो यही कहेंगे सरकार को, शांति का पैगाम दो लोगों को। जो इनके लीडर शीडर जो भड़काऊ बयान देकर मरवा रहे हैं हमें गरीब लोगों को, उधर बैठे एक दूसरे के खिलाफ इधर उधर बयान दे देते हैं, तो वो असरा कर रहे हैं हमारे बच्चों पर, है कि नहीं? देखो उधर मंदिर मस्जिद जला दिया, इधर हमारे बच्चे मरवा दिए। जो इंसान भगवान जहाँ रहता है मंदिरों में, उसको मरवा रहे हैं। और गारे मिट्टी के ईंट पत्थरों के मंदिरों के पीछे इन लोगों को मरवा रहे हैं। सारी दुनिया कब के रह रहे थे इन्हीं मस्जिदों, इन्हीं मंदिरों में पूज रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। अब पता नहीं क्या हो गया चक्कर। जितने भी मुलाजिम जहाँ से गए हैं बेचारे, वो सारे सहमे हुए हैं। आज हमारा नंबर आया, कल दूसरे का आएगा, परसों तीसरे का आ जाएगा। इनके परिवारों का, लोगों के बच्चों का सोचो, उनका कोई बच्चा मरे तब उनको पता चले गवर्नमेंट को। उनका तो है नहीं कोई, ना कोई फोर्स में जाता है उनका, ना कोई ऐसे जाता है क्योंकि उनके पास सब कुछ उनके पास है। लोगों गरीबों के बच्चे मार रहे हैं। कितने बच्चे मार गए बेचारे लोगों के, कितने परेशान है दुनिया। इससे ज़्यादा जुर्म हो क्या हो सकता है? 12-13 साल उधर बच्चों को पढ़ाया, बाद में गोलियाँ खाई। ये हरकत है गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट ही करे कुछ तो हो सकता है। अब कैसे चला चलेगा? वो बच्ची को कौन संभालेगा? लड़के की उधर ड्यूटी उधर देगा या बच्ची को संभालेगा? वो सीखने की बात है। ये सब गवर्नमेंट। मैंने जब आपके बेटे से बात की, जो उनके हस्बैंड है, उन्होंने कहा कि मैंने 4 बार कहा था ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन ट्रांसफ़र हुई नहीं। मैं इतना बीमार था, मुझे 10 मिनट नहीं कदम चल सकता, सांस फूट रहा मेरा। देखो 190-200 से बीपी नहीं कम होता कभी। कौन देखभाल करेगा? एक दूसरा सीआरपी में रजनी ने कभी ऐसी कोई बात की थी क्या जिससे ये अंदाजा होता कि उन्हें खतरा था कुछ, या उन्हें इस बात का अंदेशा था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है? 15 साल का इधर मैं पूछूंगा इनसे, मैं पूछूंगा। ये बताइए कि कभी इन्होंने थ्रेट की बात की थी कि कोई थ्रेट है, कोई कुछ है? नहीं, शक है ऐसे। मैं भी रोज पूछता रहता, कोई खतरे से ऐसे कहते हैं, ऐसे खतरे से सबको है, सारा रहता है। लेकिन ऐसी क्या पता हमें क्या हो जाना, क्या नहीं कब होना। अब पता थोड़ा किसी को क्या होना। जितने भी गए हैं तो सब खतरे में बेचारे। जब एक आज इनके पार हुआ तो दूसरे वालों को खतरा तो महसूस होगा ही। गवर्नमेंट को भी महसूस करना चाहिए ना। गवर्नमेंट को नहीं पता है कि खतरा हो रहा है, वो भी तो जानती है ये खतरा है उनको लोगों, फिर भी कुछ नहीं कर रही। हम कर क्या सकते हैं? अगर उनको भी पता है, महसूस कर रहे हैं भी हमें खतरा है, लेकिन उनको कर क्या सकते हैं बेचारे? गवर्नमेंट को भी पता है खतरा है, गवर्नमेंट ने बंदोबस्त करना चाहिए, वो कर रही कुछ नहीं रही। किस तरह का बंदोबस्त चाहते हैं समीर? ये आप किस तरह का बंदोबस्त चाहते हैं वहाँ पे? किस तरह क्या होना? देखो हम ये चाहते हैं, अगर 370 दफा 1 मिनट में टूट गई, जो टूट ही नहीं सकती थी, जो लिखा पढ़ी में भी है, फिर भी टूट गई, तो ये एक ट्रांसफर का चक्कर है। डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट है, ये नहीं ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, ये नहीं टूट जाएगी। वो पूरी दुनिया इधर आके ठोक दी उन्होंने। सारे ठेकेदार भी इधर आ गए, सारी ज़मीनें खरीदने लगे, सारा कुछ कर रहे हैं, मकान भी खरीदे। तो ये ट्रांसफर वाला चक्कर नहीं हो सकता है, ये इनके हाथ में। बड़े शर्म की बात है इनके लिए कि एलजी चाहते 1 मिनट में हो सकता सब, क्यों नहीं हो सकता? इतनी देर के रोज तड़फ रहे हैं बेचारे, तो ट्रांसफरें करो, हमारी ट्रांसफरें करो, क्यों नहीं करते? जिनके बच्चे पढ़ाने वही इनको गोली मार रहे हैं, क्यों उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये मिलिटेंट बनवा रहे हैं, फिर उनको ही मिलिटेंट बनाना ना। जिनको ये पढ़ा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, वो वही मिलिटेंट बन के इनको मार रहे हैं। सवाल उठाया इन्होंने। समीर, आप इनसे बताएं कि हम इन्होंने जो सवाल उठाए हैं, हम इनका सवाल कुछ अपने और जो दीगर मेहमान हैं उनसे उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हैं समीर हमारे साथ। हम अपने दूसरे मेहमानों के पास जाते हैं। अश्विनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं, कश्मीर पंडित की भी सीनियर लीडर हैं, और वरिंदर सिंह सोनू जी मौजूद हैं हमारे साथ। मैं जानना चाहता हूं पहले अश्विनी कुमार जी, जो सवाल ये रजनी के जो रिश्तेदार इस वक्त यहाँ उठा रहे हैं, आपने सुना होगा बहुत, जब कहते हैं जब दिल पे गुजरती है तो उसका एहसास ज्यादा होता है। मैं जानना चाहता हूं क्या आप उनको कोई जवाब देना चाहेंगे जो सवाल उन्होंने उठाए हैं? अश्विनी कुमार जी, देखिए, ये तो सर्वविदित है, मतलब ये तो सबको ही पता है
कि किस तरह के हालात इस वक्त पिछले लगभग 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं। ये एक सिक्योरिटी फेलियर इस वक्त भी है, लेकिन मैं मूल प्रश्न पर जाऊंगा। वो ये है कि जब ये पॉलिसी प्रधानमंत्री पैकेज एम्प्लॉइज के लिए डिक्लेयर हुई थी, 2008-2010 की बात है ये, हमने उसी वक्त आवाज़े बुलंद ये कहा था कि ये पॉलिसी ही गलत है। ना तो इस पर कोई सोच विचार हुआ था, ना इस पर कोई कम्युनिटी के साथ में बातचीत हुई थी। उस वक्त की सरकार जो थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार, उन्होंने जानबूझकर ये जो पॉलिसी थी इसको अपनाया था और कश्मीरी पंडित और उसके अलावा बाकी जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग थे, उनको कश्मीर में, हालांकि उस समय भी वही हालात थे जो 1990 में वहां पर थे, 2010 में इन लोगों को लेकर के कश्मीर में पोस्ट किया। तब से लेकर के आज तक दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तब से आज तक की आप बात कर रहे हैं, अब सिर्फ मई महीने में 7-8-9 ऐसे वाकयात हो चुके हैं। पूरा डेटा मैं अपने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं कि सिर्फ इस मई महीने में कितनी हलाकतें हो गई हैं। आप कह रहे हैं तब से लेकर अब तक दर्जनों हुए। ये पॉलिसी गलत थी तो इसको रिवर्स करना चाहिए था। जब ये सरकार आई तो उनको हमने कई बार ये कहा, मैंने स्वयं कहा कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। जब तक वो हालात वहां पैदा नहीं होते जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी आराम से वहां रह जाएगी, रह सकेगी। और दूसरी बात ये कि वहां पर अभी आतंकवाद जिंदा है, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है और आतंकवाद के कई डायमेंशंस अब कश्मीर में आए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डायमेंशन ये है कि वर्क प्लेस पर इनको मारो। अब देखिए ये जो वर्क प्लेस पर मारना है, ये कई घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं। पीछे ही राहुल भट्ट हुआ। क्या ये बात वाजे नहीं होती है कि वर्क प्लेस पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं जो आमतौर से सरकारी निजाम का एक हिस्सा हैं, वो सरकारी दफातर हैं, तो ये इसका मतलब है कि सिक्योरिटी को तो और बहुत ज्यादा एक बड़ा आईना दिखाया जा रहा है कि आप कितने मजबूत हैं सिक्योरिटी के मामले में। देखिए एक बात डीजीपी जो जे&के के हैं, राहुल भट्ट जब शहीद हुए थे तो उसके दूसरे दिन उन्होंने ये कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति को हर समय हर जगह सिक्योरिटी प्रदान करें, नंबर 1। नंबर 2, ये भी पॉसिबल नहीं था कि जहां उनका आना जाना था उस रास्ते में किसी न किसी प्रकार से उनको सिक्योरिटी प्रदान तो पॉसिबल क्या है आखिर बताइए। लेकिन पॉसिबल क्या है? तो थी जहां पर वो काम करते थे वहां पर तो फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी, वहां पर तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। ठीक है, जहां वो रहते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं वीरेंद्र सिंह सोनू जी के पास, तर्जुमान है पीडीपी के। वीरेंद्र सिंह जी, हालात आपके सामने हैं, बार बार हम ये जिक्र कर रहे हैं, इस पर बहस होती है, मुजाकरे होते हैं कि टारगेट किलिंग। अब फिर से एक नया बाब खुला है, फिर एक नए घर में जो है लोग सुगवार हैं, मातम मना रहे हैं। ये कब तक चलेगा सिलसिला? क्या करना चाहिए जो नहीं किया जा सका है? देखिए ऐसे है कि आज हम एक बड़े दुखद मसले पर बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज इंसानियत शर्मसार हुई और ये इंसानियत का कत्ल है। ये मेरी बहन रजनी देवी का कत्ल नहीं है, कि इंसानियत का कत्ल किया गया। लेकिन बड़ी जो चिंता का विषय बन चुका है, जो जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 साल से आप देख लीजिए जो हालात हमारे बन चुके हैं कि आज जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है। आज मैं अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी बता रहे थे, भाई आप कहते हैं कि ये पॉलिसी गलत थी। पहली बात तो ये तो एससी रिजर्वेशन के तहत वहां लगे थे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत नहीं थे। लेकिन बात तो ये है कि आप पॉलिसी को कैसे गलत कह सकते हैं? आपकी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसकी प्रायोरिटी थी, जो उनका काम था, वो तो उन्होंने किया नहीं। हर एक नागरिक की जान माल की जो रक्षा है, जान माल की जो सुरक्षा है, उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। आज क्यों एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एक बयान देती है कि कश्मीर में सब नॉर्मल हो गया, हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, और आप मैं कहता हूं आप पिछले 1 साल से अगर आप देख लीजिए, चाहे वो प्रिंसिपल सतविंदर कौर हो, चाहे डॉक्टर बिद्रू जी हो, चाहे राहुल भट्ट साहब हो, चाहे वो हमारी बहन अमरीन को भी गोलियों का निशाना बनना पड़ा है। आज बहन ज्योति अफरीन को,
भाई हम तो कहते हैं कि जिसने गन उठाई है, जो किसी का कत्ल करता है, उसका कोई धर्म ही नहीं होता। और ये जो टेररिज्म है, ये जो आज जो हालात है, ये ऐसे बन चुके हैं कि किसी धर्म के लिए सेफ नहीं है, ये किसी को देख के नहीं मारा जा रहा। लेकिन आज जो बात है कि जो लोगों में डर और सहम का माहौल है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जो इन्होंने अभी कहा कि वर्क कल्चर पे इनको वर्क प्लेस पर जाके इनको मारा जाए, तो भाई अगर आप वर्क प्लेस में, अगर आप तहसीलदार का ऑफिस या एसडीएम का ऑफिस ही सेफ नहीं है, जब मान लीजिए डीसी ऑफिस सेफ नहीं है, तो आम जनता के हालात क्या हैं? एक तरफ से तो आपके ये बयान है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, दूसरी तरफ से ऐसे हालात है। और मैं अभी जो ज्योति रजनी देवी जी की जो फादर इन लॉ, जो उनके ससुर हैं, अब वो बोल रहे थे, जैसे मैं पूरी उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने अपना दुख भी बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो परेशान थे वहां। जिस तरीके से वो अपनी बात बता रही हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी बात तो यहां ये है कि आज ये मुद्दा नहीं है राजनीति का, आज किसी को कोसने का मुद्दा नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। आप रटा रटाया एक बयान दे के कि हम ये उसका हाथ है, उससे आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। आज आप देखिए कि आपने जम्मू कश्मीर को पहुंचा कहां दिया है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर 1990 के दहाके से भी खतरनाक स्थिति में चला गया, ठीक है, और इसके लिए जिम्मेवारी जो सरकार की बनती है। वरिंदर जी, ये आप ऑपोजिशन में हैं या आप इख्तिदार में नहीं है, तो ये आपके लिए सवाल उठाना बिल्कुल जो है, मुझे लगता है कि एक रस्म है, शायद ये आप ये कह सकते हैं कि बस सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, होना क्या चाहिए? अगर आपसे सजेशन लिया जाए कि क्या किया जाए कि ये इस तरह की जो वाकयात है उस पर ब्रेक लग जाए, क्या आपके सजेशंस होंगे? देखिए, ऐसे सबसे पहले जो सबसे अहम बात है कि जो जम्मू कश्मीर में नए से नए तजर्बे किए जा रहे हैं, भाई वो उसको बंद किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में, मैं खासतौर पर कश्मीर की अगर बात करूं, तो कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा रोल है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज तो यहां सिर्फ एक बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक पार्टी को दिखाया जाता है, बाकी सबको जहां देशद्रोही साबित किया जाता है, जहां उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जाना चाहता। आप मुझे बताइए कि ये जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर में, जो लीडर हैं, वो लोगों के नुमाइंदे हैं, वो लोगों से। आप मुझे बताइए आज कश्मीर का हालात क्या है कि डीडीसी मेंबर, सरपंच आपने होटलों में बिठाए हैं, आप उनको वो घर नहीं जा सकते हैं, ऐसे हालात बना दिए हैं। तो ये सबसे पहले अश्विनी कुमार जी, बेशक जब सवालात होते हैं और ऐसे हालात में सवालात होते हैं तो कभी कभी बातें थोड़ी ऊंची हो जाती है। मेरा सवाल सिर्फ, लेकिन तब भी मेरा यही है कि क्या हम सिर्फ इसलिए कुछ बोलेंगे कि सामने वाले को चुप कराना है? क्या हम इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे और मुंह नहीं खोलेंगे कि वाकई हालात में तब्दीली लाना है? क्या हम इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे कि चूंकि हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते? क्या हम हकीकत से मुंह मोड़ते रहेंगे? देखिए, आपने जो ये सवाल पूछा है, ये आपने मेरे मन की बात पूछी है। भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर कार्यकर्ता होने के नाते और साथ में कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं मानता हूं कि जब आतंकवाद की बात आती है या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तब हमें चीजों को पार्टी के नजरिए से नहीं देखना होता। आपको याद होगा 1990 के बाद में जब पंजाब में आतंकवाद का दमन करना था, तो उस समय की जो सरकार थी, हमारी ही पार्टी थी जिन्होंने विपक्ष में रह करके सरकार की पूरी सहायता की थी और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के सरकार ने वो सारा काम किया था, ठीक है, जिससे कि पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया था। यहां मुझे ये जरूरी कहना है कि देखिए, कई पॉलिसीज को लेकर के बहुत बार, जैसे हमने किसान आंदोलन में देखा है, आप इसी की बात कीजिए, अभी वक्त कम है, इसमें आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए दीगर सियासी पार्टियों से? उनका कोई रोल खास रह तो नहीं गया फिलहाल, लेकिन आपको क्या सपोर्ट चाहिए? आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए, जो ये प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत जितने भी सारे मुलाजिम हैं, जो इस समय के हालात हैं, पिछले 3 साल से लगातार, मैं मानता हूं कि सबसे पहले इनको वहां से रिलोकेट करके जम्मू रीजन में लाना चाहिए। तो क्या इसके लिए भी आपको पीडीपी की मदद की जरूरत है? देखिए, आतंकवाद की दृष्टि से और नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से सबको एक पेज पर आना चाहिए, सबको एक पेज पर आना चाहिए। और दूसरी बात, ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म जब तक
कश्मीर में नहीं होगा तब तक आतंकवाद कश्मीर में समाप्त नहीं होगा। जो हम कभी ये सोचते हैं कि आज कम हो गया, परसों ज्यादा हो गया, सच्चाई ये है कि कश्मीर में आतंकवाद जिंदा है। कश्मीर में आतंकवाद जिंदा है, कम नहीं हुआ या खत्म नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि आतंकवाद उसी प्रकार समीर मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से मिले हैं और कई ऐसे वाकयात की आपने रिपोर्टिंग की है। समीर, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है और छोटा सा जवाब चाहिए, इस मसले का हल कहां छिपा है समीर? इस बंद ताले की कुंजी कहां मिलेगी समीर? देखिए विशाल, कई सालों से हम इस रिपोर्ट के अंतर्गत और उसके अलावा जितने भी माइनॉरिटी के हैं। अश्विनी साहब, मैं अपने नुमाइंदे से सवाल कर रहा था। अश्विनी जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट। समीर जवाब दे, छोटा सा जवाब। जी विशाल, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कई सालों से लगातार इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ देखा, यहाँ अप एंड डाउन देखे हैं। ये बात सही है कि नॉर्मल सी कई सालों तक रही कश्मीर में, लेकिन जिस तरह के हालात पिछले 2-3 सालों से बने हैं, मैं सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी एक पॉलिसी वजह करनी पड़ेगी, एक चॉकआउट करना पड़ेगा कि आखिर ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, इसके वजूहात को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जाहिर तौर पर वजूहात ये है कि जो वहाँ का जो यूथ है, जिसको जो एक पैटर्न पे चलना चाहिए, नेशनलिज्म के जो पैटर्न है उस पे कहीं ना कहीं वो ड्रिफ्ट हुआ है। वहाँ कुछ लोकल मसाइल है, क्या मसाइल है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और जो एक पॉलिसी उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव में थोड़ी सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, उनके कुछ रीजन्स भी हैं जो आपको पता ही है, लोकली कुछ रीजन्स भी हैं, उन रीजन्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और ख़ासकर जो बात हो रही है कि जो माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है या जो सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं, उनको इस किलिंग्स ऑफ स्प्री ऑफ किलिंग्स को किस तरह से रोका जाए, उसके लिए ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और मुझे लगता है कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वरिंदर सिंह सरोज साहब, आपके दो मशवरे क्या है, आपको क्या लगता है? थोड़ा इख्तिसार में जवाब दे, कंक्लूड कर रहा हूं मैं प्रोग्राम को। क्या किया जाए कि इस पर ब्रेक लगे? वरिंदर सिंह साहब। जी एक बार आप सवाल द्वारा फाइनल कमेंट आपसे चाह रहा था। मेरा सवाल सिर्फ ये, एक छोटा सा जवाब चाहिए कि क्या किया जाए कि ऐसे मामलों पे ब्रेक लगे? देखिए, ऐसे है कि आपने पहले भी जो पूछा था, अभी समीर भट्ट साहब भी ये कह रहे थे कि भाई जो रोल बनता है, जो लोगों से साथ एक माहौल बनाना चाहिए कि इस तरह का वाकया दोबारा पेश ना आए। जो आपने एक पकड़ दकड़ का मोल रखा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहां पर रखी है, आम आदमी एक डर और सहम के मोल में गुजर रहा है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे समीर भट्ट साहब ने अभी कहा, आप देखिए जैसे रजनी जी के जो फादर इन लॉ हैं, आप उनकी बातों को जरा गौर से देखिए। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आपने 370 तोड़ी, हमारे रिसोर्स भी दिए कि भाई हम कश्मीर को नया कश्मीर बनाने जा रहे हैं। भाई ये कौन सा कश्मीर आपने हमें बना दिया, ये कौन सा जम्मू आपने हमें दे दिया? हमारा जम्मू कश्मीर तो ऐसा था नहीं जो आपने बना दिया। इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि जो आप जम्मू कश्मीर में रोज तजर्बा नए से नया कर रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर विश्वास बहाली की जानी चाहिए, विश्वास बहाली की जानी चाहिए। ये एक अहम चीज है, विश्वास जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में हो, विश्वास सरकार पर हो, विश्वास सिस्टम पर हो, विश्वास जम्मू कश्मीर में हो, श्रीनगर में विश्वास दिल्ली तक में हो। यह बहुत अहम है कि अगर यह नहीं होगा तो शायद हालात बेहतर जल्द नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।